अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और सिंध के अंदर तो आफतें आना शुरू हो गई हैं। जैसे मुराद अली शाह ने हलफ उठाया है वज़ीर आला का, तब से पुराना सिस्टम भी जाग चुका है, पुराने अफसरान भी वापस आ रहे हैं और करप्शन की एक बहती नदियाँ जो है ना वो बहना शुरू होने वाली हैं, जिसकी मैं मिसालें आगे आपको दे रहा हूँ कि मुराद अली शाह ने आते हुए क्या गुल खिलाए हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी एक छोटी सी हिमायत करने पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। वो हिमायत उस वक्त जो है ना हमने शायद गलती में की थी, वो की थी काजी फ़ायज़ ईसा की, जब इदारे एजेंसियां उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रही थी, वकला को तगड़ा किया जा रहा था। तब हमारे जहन में था कि काजी फ़ायज़ ईसा शायद एक ईमानदार जज हैं और वो इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करना चाहते हैं, इसलिए ये सारे इदारे मिल के उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो हमने उस वक्त अपनी एक छोटे से इंसान की हैसियत से, एक छोटे से शहरी की हैसियत से काजी फ़ायज़ ईसा को बड़ी तोप चीज़ समझी थी और हमने उनकी हिमायत की। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर काजी फ़ायज़ ईसा के बारे में इतना हमने सोचा कि ये जिस दिन मनसब पर बैठेंगे उस दिन से एक नया इनकलाब शुरू होगा। जो इदारे, जो जजेस एजेंसियों के हाथ में खेल रहे हैं, वो अपने ट्रैक पे आ जाएंगे और आइन और कानून की ये जो छोटी बुक है, इसका वज़न जो है वो इतना हो जाएगा कि हम फ़ख्र कर सकेंगे कि हमें इंसाफ मिल रहा है। बहरहाल अब पता नहीं क्या पाकिस्तान के हालात हैं, लेकिन असद तूर की गिरफ़्तारी और असद तूर की वीडियो, जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने सबको हिला के रखा है और बता दिया है कि ये जो जज साहिबान थे, जब ये चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, तब इन्होंने सहाफ़ियों से कैसी कुर्बतें रखी, उनको कैसे इस्तेमाल किया, उनसे क्या-क्या काम लिया, उनको क्या एक अपना एक परसेप्शन दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब उनको वही कुर्सी मिल गई, तो उसके बाद उनके असल मामला खुलकर सामने आ गए। तो मेरे ख़्याल में अगर ऐसा ही था तो काजी फ़ायज़ ईसा को साबिक DGISI से अपनी मामलात ठीक रखने चाहिए थे। तो मेरे ख़्याल में न सहाफ़ियों से कुर्बत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती, न असद तूर को वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती, न उनको तोहफ़ बार-बार दिखाने की ज़रूरत पड़ती जो उनकी वाइफ़ ने भेजे थे। तो अपने जज साहिबान को अपने हिसाब से काम करना था, तो सहाफ़ी आज उनको ताना नहीं देते। लेकिन अगर उनको, सहाफ़ियों को आप ईमानदार बना रहे हो, उस वक्त आप उनको कुर्बतें दे रहे हो और बाद में उन्हीं सहाफ़ियों को आप जेल में डलवा रहे हो, तो अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि ये लोग इक़्तिदार के नशे में या अख्तियार के नशे में कितना बहक जाते हैं। तो बहरहाल काजी फ़ायज़ ईसा की हिमायत करने पर मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ और मैंने ये गलती की थी जिस पर मैं शर्मसार हूँ। इसके साथ काजी फ़ायज़ ईसा ने खुद अदालत में बड़े-बड़े लाइव नशरियात के ज़रिए बता दिया कि इस अदालत में इंसाफ के लिए मत आए। तो थैंक यू सो मच काजी फ़ायज़ ईसा साहब, आपने असद तूर को जेल में डलवाया। इस तरह से इमरान रियाज़ खान भी जेल में हैं, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूं कि उनको बार-बार गिरफ़्तार किया जा रहा है और ये गिरफ़्तारियां भी ख्वाहिशों पर हो रही हैं। इस वक्त आप ये सोचें कि पूरा पाकिस्तान कोई कौमी असेंबली, कोई वज़ीर आज़म हाउस, कोई वज़ीर आला हाउस ये नहीं चला रहे। पाकिस्तान सरकारी मुलाजिम चला रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। वो सरकारी मुलाजिम जो दूसरे सरकारी मुलाजिमों के बाप हैं। मैं बाहर बैठ के भी खुल के बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। इस वक्त चीफ़ जस्टिस से लेकर, चीफ़ मिनिस्टर से लेकर, वज़ीर आज़म से लेकर, जितने भी ये जो हम ढोंगी-ढोंगी देख रहे हैं कि ये मुंतखब होके आए हैं, ये खुद कुछ भी नहीं कर रहे। ये सारा निज़ाम एक खुफिया तरीके से चलाया जा रहा है, जो सबके सामने भी है और सबके सामने नहीं भी है। बहरहाल उसका अंदाज़ा आप ये भी लगाएँ कि रिसेंटली लाहौर में एक खातून ने जिस तरह से मौलवियों से एक खातून को बचाया कि उस पर हलवा लिखा हुआ था और हमारे मौलवियों को कुरान शरीफ की आयतें नज़र आ गईं। जहालत की इंतहा देखें, उस खातून ने वहाँ से निकाल के फिर अपने जगह ऑफिस में जाके उनसे माफ़ी मंगवाई। जब एक गुनाह नहीं है, एक नाकर्दा गुनाह पर आप किसी औरत से माफ़ी मंगवाएं तो उसको हम हीरो बना के पेश कर रहे हैं उस खातून को कि इसने शहर बानो है, पता नहीं कौन है, इसने बड़ा अजीम काम कर दिया। डेफिनेटली उनको निकाला। लेकिन जब एक बंदे का कोई गुनाह ही नहीं है तो उससे माफ़ी किस हैसियत में मनवाई और उससे फिर उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको बुलाकर वो थपकियां दे रहा है और शाबाशी दे रहा है। ये मुल्क का निज़ाम है हमारा कि जो काम चीफ मिनिस्टर का है, जो काम IG का है, वो हमारा दूसरा साहब कर रहे हैं जिनका इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। वो अपनी हैसियत में हैं, वो भी ग्रेड 22 के अफसर हैं और चीफ IG भी ग्रेड 22 के अफसर हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि जमहूरी निज़ाम जो आप समझ रहे हो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, पहले थोड़ा बहुत था, अब 100% नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल की वीडियो आपके सामने है कि जाली मैंडेट की बातें हो रही हैं। अख्तर जान मेंगल की वीडियोस आपके सामने हैं, महमूद खान अचकज़ई की हैं, और इसके साथ फिर हाफिज़ नईम ने जो इनके मुंह पर थोड़ी सी कालक मली कि मैं जीता नहीं और मुझे जितवाया गया है। तो इससे अंदाज़ा करें कि 100% ये जो सिस्टम चल रहा है ये एजेंसियों का सिस्टम है, ये कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। मुराद अली शाह ने आते ही जो अपने पुराना सिस्टम जहाँ से वो छोड़ के गया था उसकी वसीयत के मुताबिक, वो जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे केयर टेकर जो अभी गालियाँ खा के निकल गए हैं, उनसे आकर लेकर कुंजियाँ उन्होंने अपना पुराना सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। उस सिस्टम में उनके वो अफसरान आ रहे हैं जो उनके कमाऊ पूत हैं, जो दीमक की तरह निज़ाम को निचोड़ेंगे, पैसे खाएंगे। तो उसमें इन्होंने एक मज़ार पर हाज़िरी दी। ये पीपी वालों का एक बड़ा ढोंग होता है कि जैसे ही हलफ उठाएंगे सारे के सारे भागेंगे 9 देरों में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार पर यूँ हाथ उठाएंगे, कोई आयत भी नहीं पढ़ेंगे, और फिर वहाँ से दुआ मांग के और बाहर आके मीडिया के कुछ नुमाइंदों के सामने बात करेंगे, हम शहीद मोहतरमा की दी हुई फ़लसफ़े पे चल रहे हैं, हमें तो जो है शहीद अवाम ने कुर्बानियाँ दी। ये रटे हुए जुमले जो भी हैं, वो रटे हुए जुमले मीडिया से बोलेंगे, और हमने शहीदों की पार्टी हैं, हम शहीदों के साथ वफ़ा करेंगे, हम उनके फ़लसफ़े पे चल रहे हैं, वगैरह वगैरह करके वहाँ से लग्जरी गाड़ी में बैठेंगे, जहाज़ तैयार होते हैं, हेलीकॉप्टर तैयार होते हैं, उस पर चढ़ के चले जाते हैं। तो बेशर्मी बेहयाई की एक हद होती है, वो हदें तो इनके लिए है नहीं। और वो जो मरे हुए लोग हैं बेचारे, वो अब इनको क्या बोलेंगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। कब्र वालों को अगर 5 मिनट भी ज़िंदा अल्लाह ताला करे तो इन जो लोग हैं इनको पता लग जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। मगर अल्लाह ने एक पूरी एक पुरस्कार दुनिया बना दी है, जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, तो इसलिए हम उनके नाम पर कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने आते ही अपना ये पुराना करप्शन का सिस्टम रीएक्टिवेट कर दिया। इसके साथ सिंध में वो आईजी लगाया जा रहा है जो इनका बड़ा चहीता है, गुलाम नबी मेमन, उसको भी दोबारा लाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, आईजी हटाएंगे, अफसरान वापस आएंगे, और इसके साथ इन्होंने अब एक और ड्रामा किया कि हम डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। वो जो ऑपरेशन 15 साल में नहीं हुआ, ये अब दोबारा इसलिए करेंगे क्योंकि वो 4 अरब रुपए जो पिछली हुकूमत ने शायद मंजूर किए हैं या लगाए थे, उनमें से कुछ पैसे बच गए होंगे, तो वो भी खाने हैं। अब दूसरा इन्होंने और काम किया है, मरियम नवाज़ शरीफ के लिए इन्होंने कह दिया कि मरियम नवाज़ शरीफ ने तो सिर्फ ऐलान किए हैं, हमने तो काम किए हैं। मैं सिर्फ आप लाहौर वालों से और कराची के दोस्तों से या पंजाब और सूबे सिंध के ओवरऑल लोगों से मैं पूछता हूँ, आप आके कंपेयर करें। इनमें तो मैं कह रहा हूँ कि शर्म हया तो है ही नहीं, तो इनको हम क्या बताएं। आप आके सिर्फ तस्वीरें रखें, लाहौर की भी रखें, कराची की भी रखें, मुल्तान की भी रखें, हैदराबाद की भी रखें, पता लग जाएगा क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मरियम नवाज शरीफ ने काम किया ही नहीं, वो तो आई अभी है। लेकिन पंजाब इस वक्त पाकिस्तान का फिर भी एक डेवलप्ड सूबा है, और सिंध आज भी बहुत पीछे है। और ये बेशर्म बेहयाई के साथ बड़े उसमें ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि हमने सिंध में काम किए हैं। आप जाके देख लें, आपको काम कहीं नज़र आ रहा है सिवाय सड़कों के? ये जो मेन हाईवेज़ गुजर रहे हैं और बाईपास दिए हुए हैं, अगर आपको कोई शहर देख रहा है, नज़र आ रहा है, तो ठीक है। मैं किसी और तरीके से चैलेंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुराद अली शाह के अपने गांव में जाके चेक करें कि मुराद अली शाह का अपना गांव कितना डेवलप्ड है। 7 जो पूरी दुनिया में मशहूर है लाल शहबाज कलंदर की नगरी की वजह से, उसमें जाके आप देखें कि आपको पता लग जाएगा कितना मशहूर है, कितना काम हुआ है। ये सारी एक मैं कहता हूँ ढिठाई है पीपल्स पार्टी की। और मैंने इसलिए एक ट्वीट किया था जिसको बहुत हाईलाइट किया गया कि ये शायद पाकिस्तान का सूबा सिंध वाहिद सूबा है जहां बदतरीन कारकर्दगी के बुनियाद पर शायद ये वोट लेके आते हैं। मतलब ऐसा तो कोई भी दुनिया में खिता नहीं है जहां आप तबाही फैलाओ और वहां से वोट लेके आओ। तो बड़ा ये एक अफसोसनाक चीज़ है। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ के लिए एक और चहीते अफसर का नाम चल रहा है, रेहान बलोच का, जो अजरा पेचुओ के शोहर हैं, आसिफ जरदारी की जो बहनोई हैं पेचुओ, वो उनके राइट हैंड रहे हैं, फ्रंट मैन भी रहे हैं रेहान बलोच। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा सिस्टम वो वापस आएगा
और इसके साथ इन्होंने आते ही 708 थानों के लिए कहा है कि 2 अरब रुपए मंजूर कर रहे हैं, एक जैसे थाने बनेंगे और सिंध के अंदर वो एक नया सिस्टम। तो पहला जो इनका हाथ डल रहा है वो पुलिस के डिपार्टमेंट पर हाथ डाल रहे हैं, ताकि वहाँ से जितना इनके पास माल आ सके वो आ जाए। दूसरा इन्होंने काम किया है तरक्याती मंसूबे मुकम्मल न होने पे जो नहीं थे उनके लिए 4 खरब रुपए इन्होंने मंजूर करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये पैसे भी खाने हैं। दूसरा डाकुओं का तो मैंने बताया। इसके साथ इन्होंने ये भी अपने सिस्टम में एक्टिवेट किया, जो जितने ठेकेदार हैं, जितने लोग हैं जो इनके पहले वाले हैं, जिसमें आमिर पाकिस्तानी है और बहुत सारे हैं, उन सब को इन्होंने अपने निज़ाम के साथ जोड़ा है, जिसमें बाजारी निज़ाम है, उसके साथ इनका अपना और एक सिस्टम है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरे सिंध में अभी जो तबाही होगी ये एजेंसियों की मर्ज़ी से होगी, तो इसलिए कोई लेन देन का, कोई हाथ डलने का मतलब ख़तरा नहीं है। दूसरा कि सिंध के अंदर मैंने कई वीडियोस जो लाइव की थी, अपने सिंधी भाइयों को बोला था, जो बलोच भाई रहते हैं उनको बोला था कि ये आएंगे और आफतें आएंगी। बिल्कुल वही हो रहा है। आते ही पहले दिन तो मुराद अली शाह ने जैसे ही कराची से निकल के गढ़ी खुदाबख्श में हाज़िरी देने गया तो पुलिस की मोबाइल जो है उलट गई, जिसमें कई जवान ज़ख्मी हो गए। पहले तो वो काम हो गया। फिर दूसरा अभी कराची में दोबारा सैलाब और तूफ़ान और आंधियाँ और ये आ रहे हैं। तो इनके आने से माशाल्लाह आंधियाँ तूफ़ान ही आते हैं, और उसका फ़ायदा इनको ये होता है कि ये इमरजेंसी फ़ंड रिलीज़ करते हैं, जिसकी कोई ऑडिट नहीं होती और उसके लिए कोई सेपरा कवानीन का इनको ख्याल नहीं रखना पड़ता। वो फ़ौरन चुटकी में निकल जाता है, कुछ बिलावल हाउस जाता है, कुछ मुराद अली शाह के पास आता है, और इस तरह से बाकी लोग भी हिसाब किताब अपना ले लेते हैं। तो इमरजेंसी फ़ंड इनके लिए समझें कि मोस्ट पॉपुलर एक काम है कि जिस दिन अल्लाह की आफत आएगी ये खुश होते हैं कि ये आए, तूफ़ान आए, आंधी आए, कतरीना आए, कुछ भी आए, इनके लिए फ़ायदा है। तो ये सारी सिस्टम हो रही हैं। तो आप देखें कि सूबे सिंध के अंदर इन्होंने किस तरह से एक नहुसत फैलाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे लोग अजाब में हैं। डाकुओं के पास लोग अगवा हैं, ये उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। उसके साथ बलूचिस्तान में अली हसन बरोही जो एक टायर शॉप पे काम करता था, उनको बलूचिस्तान के मामलात के लिए एडवाइज़र बनाया गया है आसिफ जरदारी की जानिब से, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजीम लीडर है। उन्होंने एक लैंड ग्रेबर को बलूचिस्तान के मसले दिए हैं कि ये आप जाके हल करें। उसमें सनाउल्लाह ज़हरी हैं, बुगटी साहब हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अली हसन बरोही लाजमी हैं। अब आप इनकी मेंटल लेवल देखें, आईक्यू लेवल देखें, या इनकी लेवल अपनी देखें कि एक लैंड ग्रेबर, जिसके बारे में अपनी कई वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि उन्होंने किस तरह से ये सारा सिस्टम कंट्रोल किया और सिंध में लैंड ग्रैबिंग की है। बलूचिस्तान में भी हब में कोई इलेक्शन के दौरान 2-3 लोग कत्ल हो गए। तो ये सारा इनका जो सिस्टम है वो इसी पे रहे, गुंडों पे, डाकुओं पे, करप्ट लोगों पर और पुलिस के ज़रिए। तो पुलिस के ज़रिए ये एक नाम नहाद ईमानदार को ला रहे हैं और फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। उन्होंने पहले भी मुझे धमकी दी थी कि मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, तो मोस्ट वेलकम। गुलाम नबी मेमन वो आएंगे। तो अब ये सारा सिस्टम आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और सूबे सिंध के अंदर क्या हो रहा है। अभी ये उम्मीद मत रखें कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में ये इस वक्त एजेंसी क्रेसी चल रही है। उसमें सारे जो लोग आए हुए हैं, MPA MNS, ये सब उनके हैं। ठेकेदारों को 70-70 करोड़ रुपयों में सिंध असेंबली के मेंबर बनाया गया है। और बिलावल भुट्टो के जो ज़ाती मुलाजिम बूट पॉलिश करने वाले वो MPA बन गए हैं, जमील सुमरो जैसे लोग। तो ये निज़ाम में तब्दीली कोई नहीं लाएंगे, ये सिर्फ वक्त बर्बाद करेंगे, पैसा खाएंगे और चले जाएंगे। तो पाकिस्तान का तो मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कम से कम इदारों को इतनी मदाखलत नहीं करनी चाहिए कि कंट्री जो है वो, अब एक मुल्क जो है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर फिर भी इम्कान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, और आगे मिलते रहेंगे। ये हालात हैं यार, कितने मामलात आपको हम बताएं। हमें भी बोलते हुए बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो फिर आपसे शेयर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। और मेरे आखिर में जाते जाते मैं आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करूं कि अब ये चैनल पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल हो चुका है और कई फ़ीचर्स इसमें ऑन हो चुके हैं, जिसमें सुपर थैंक्स है। इसके साथ आप इसको ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं, और उस मेंबरशिप के ज़रिए कई ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो आप तक आएंगे, और उसके साथ एक
जो सपोर्ट है गूगल के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी, वैसे भी तो मैं आपको वेलकम करूँगा। अगर आप मेरी कोई इसके ज़रिए मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है कि इस चैनल को हम इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे, और मैं अमेरिका में हूँ या जहाँ भी हूँगा मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा ये सारे फीचर्स ऑन होने के लिए, और आपकी सपोर्ट का मैं मुंतज़र रहूँगा, क्योंकि ये हर क्रिएटर की कोशिश होती है कि उनको फाइनेंशियली इतनी सपोर्ट हो कि वो अच्छा काम कर सके। तो ये सारा यूट्यूब के फीचर्स हैं, मेरे अपने नहीं है कि मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये यूट्यूब को जाएंगे और यूट्यूब फिर क्रिएटर को देगा। तो आई होप आप सपोर्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।